हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझसे आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, या आपने जो प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो और मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ 2 लेक्चर्स और रह गए हैं। आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा डायमेंशनल एनालिसिस रह जाता है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन बनता है। जब भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है, या तो वहाँ से आता है या फिर एरर से आता है, तो वो एरर्स हमको पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको लग रहा होगा कि हम काफ़ी स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ये जो पहले यूनिट है, मैं पहले यूनिट में ही आपके सारे बेसिक्स जितने भी हैं क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आगे जो भी हम चैप्टर्स पढ़ें उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आई नो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी हो गया आपके अकॉर्डिंग, कि इसमें 8-10 लेक्चर हो गए, लेकिन ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लो, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एंड तक काम आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं, अभी तक जितने लेक्चर लिए गए हैं इस चैप्टर में, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चैप्टर में काम आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर से काफ़ी देखना आप कितनी जल्दी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस आप ये समझिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। 10 दिन बाद देखना कि हमारी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। तो बस मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करती रहे, और जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को भेज दिया करिए टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और थ्योरी मैं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स आप चैप्टर के साथ साथ करते रहिए। जो भी टॉपिक जिस दिन आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर देखते हैं, उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, तभी आपको फिजिक्स अच्छे से आ पाएगी। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे पहुँच चुके हैं, उनको लगता है कि ये चैप्टर आता है। मैं मानता हूँ आपको आता होगा, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आपको वो चैप्टर सीखना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम चल रहे हैं, एक एक चैप्टर करते हुए आगे चलेंगे। तो जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरा चैप्टर आ गया, तब आप उस वीडियो को देख लेना, कोई इशू नहीं है। और अब ये जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें ये इसका ही रोल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमारे डिफरेंशिएशन को यूज़ करके ही होंगे या फिर इंटीग्रेशन को यूज़ करके होंगे। तो ये एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है जो बहुत ज़्यादा मदद करता है बहुत सारी टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। तो जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें प्लीज़ मेरे लिंक को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईजी लैंग्वेज में फ़िज़िक्स सीखने का मौका मिले। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओ या फिर किसी भी क्रैश कोर्स को लो, तो वहाँ पर आपको इतने बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। वो ये सोचते हैं कि आप 10th अच्छे से पढ़ के आए हो, पर मुझे ये बात पता है कि आपने 10th में क्या करा है। 10th में परसेंटेज वगैरह सब अच्छे से आ जाती है, और इस साल तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज रही है वैसे भी, तो वो आपकी मेहनत अलग है। लेकिन ये होता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे हाफ ईयरली से पहले हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होता है। पहली चीज़ जो आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है वो है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है इसका मतलब? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज़ आप घर पे हो, ठीक है, और आपकी फैमिली कहीं बाहर गई है। अब वो सुबह चले गए थे, उन्होंने बोला कि हम शाम तक आएंगे, तुम खाना बना के रख लेना। आपने कहा ठीक है, मैं खाना बना के रख लूँगा। तो अब क्या है कि दिन भर आपने अपनी पढ़ाई वढ़ाई करी, टीवी वगैरह देखा। अब वो शाम को आने वाले हैं 7 बजे, ठीक है। तो आपने सोचा कि मेरा खाना तो 1 घंटे में बन जाता है आराम से। तो आप क्या करोगे, 6 बजे उठोगे और किचन में जाओगे और खाना बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब होगा ये कि आपके माइंड में पूरा प्लान है अपना, कि मुझे ये बनाना है, दाल बनानी है, चावल बनाना है, रोटी बनानी है, जो जो बनाना है पूरा प्लान है आपके पास। तो अब होगा ये कि आपको पता है कि मैं 1 घंटे में खाना बना सकता हूँ, ठीक है। कोई होगा जो सोचेगा कि मुझे 1.5 घंटे में खाना बनाना है, मुझे ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में। कोई सोचेगा कि मैं 45 मिनट्स में खाना बना लूँगा। तो सबकी अलग अलग क्या है, स्पीड है काम करने की। तो ये जो चीज़ आपने सोची कि मैं 1 घंटे में खाना बना सकता हूँ, या 1.5 घंटे में खाना बना सकता हूँ, या 45 मिनट्स में खाना बना सकता हूँ, ये किस तरीके से सोचा,
ये सोचा आपने अपने रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग कि आप अपने आप को हर मोमेंट पर किस तरीके से चेंज कर पाओगे ताकि आपका काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी बदलते हो खुद को। मतलब कि आपने सपोज अभी खाना बनाना स्टार्ट करा, सपोज गंदे बर्तन भी पड़े थे उनको भी धोना था, तो आप सोचोगे कि मैं बर्तन 5 मिनट में धो लूँगा या 10 मिनट में धो लूँगा, तो ये आपकी सोचने की कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं इतने टाइम में उस काम को कर लूँगा। किस बेसिस पे सोचा? आपके रेट ऑफ चेंज पे, कि मैं वो काम कितनी जल्दी कर सकता हूँ, ये आपकी थिंकिंग है। अब दूसरे इंसान के लिए कुछ और होगी वो थिंकिंग कि वो ज़्यादा टाइम लगाएगा या फिर कम टाइम लगाएगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चेंज होने का जो रेट है, यानी कि वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है। अगर आप बर्तन धो रहे हो तो किस स्पीड से बर्तन धो रहे हो, जल्दी जल्दी धो रहे हो या देर में धो रहे हो। जैसे आपने पहले सोचा कि मैं 1 घंटे में खाना बना सकता हूँ, तो वो आपने अपने रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग सोचा कि 1 घंटे में मैं खाना इसलिए बना सकता हूँ क्योंकि 10 मिनट में मैं बर्तन धो लूँगा, ठीक है, 15 मिनट में आटा गूंद लूँगा, और उसके बाद चावल जो है साइड में बनते रहेंगे दूसरी गैस पर, और रोटी बनाने में मुझे 20 मिनट लगेंगे, और सब्जी 10 मिनट हो गया। तो ऐसे करके आपने पूरा अपना कैलकुलेट कर रखा था, उस हिसाब से आपने अपने माइंड में एक प्लान डेवलप कर लिया कि 1 घंटे में मेरा खाना बन जाएगा। तो आई होप रेट ऑफ चेंज का मतलब आपको समझ आया होगा कि रेट ऑफ चेंज का मतलब है किसी भी चीज़ का जो चेंज होने का रेट है। रेट यानी कि वो कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है उसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब जो डेरिवेटिव है उसका मतलब यही होता है कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि कोई भी चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी क्या है उसका रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब अपने आप को चेंज करने की जो कैपेबिलिटी है वो किस तरह की है, फास्ट है, स्लो है, मीडियम है। तो उसको मैथमेटिकली हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, या मैथमेटिकल टर्म्स में जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आजकल आईपीएल का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग आईपीएल वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि रन रेट नाम की एक चीज़ होती है। रन रेट नाम का एक टर्म होता है वहाँ पर। तो वो क्या डिफाइन करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आपने देखा अभी मैच चल रहा है और उस टाइम 5 ओवर्स हुए थे, ठीक है, 5 ओवर्स हुए थे, और जो रन बने थे वो आपके बने थे मान लीजिए 36, ठीक है, 36 या 30 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 5 ओवर्स आपने देखा। अभी आपने क्या करा, स्टार स्पोर्ट्स लगाया, आपने देखा कि हाँ भाई स्कोर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और ओवर अभी कितने हैं, 5 ओवर्स हुए। अब रन रेट वहाँ पर लिखा होगा, देखना साइड में अगर ये डाटा दिया होगा तो रन रेट लिखा होगा वहाँ पर, रन रेट कितना है 6 का। ये कैसे निकाला हमने, देखो रन रेट का मतलब होता है कि एक ओवर में कितने रन्स बने हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने टीवी खोला है उस टाइम का रन रेट अलग होगा। 10 मिनट बाद आप टीवी देखोगे, वो चैनल लगाओगे स्टार स्पोर्ट्स, उस टाइम आईपीएल देखोगे, तब रन रेट शायद कुछ और हो, सेम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और अगर आप 10 मिनट पहले देखते तो क्या पता ये कुछ और होता। तो रन रेट का मतलब होता है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस टाइम पर जितनी बॉल्स हो चुकी हैं, जितनी बॉल खेल ली हैं बैट्समैन ने, उतने में उन्होंने कितने रन बनाए हैं। ठीक है, तो 5 ओवर में सपोज 30 रन का ये आपने स्कोर देखा। अब रन रेट क्या होता है, ये रन रेट बताता है कि एक ओवर में, ये जो रन रेट है ना ये एवरेज होता है, ठीक है, उस टाइम पर एक एवरेज होता है। लेकिन उस टाइम पर जब हम देखते हैं तो वो हमें लगता है कि वो उस टाइम का है। तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा या बॉल्स डालते रहेंगे बॉलर्स, तो ये जो रन रेट है चेंज होता रहता है। कभी अच्छा बैट्समैन आएगा तो रन रेट बढ़ जाता है, कभी अगर कोई खराब बैट्समैन आ गया उसने अच्छा नहीं खेला तो रन रेट घट जाता है। तो ये निकलता कैसा है कि 5 ओवर्स में सपोज 30 रन है, तो हम रन रेट निकाल सकते हैं कि एक ओवर में कितना हुआ होगा, 30/5 यानी कि 6, यानी कि एक ओवर में लगभग 6 रन बन रहे हैं। इसके हिसाब से जब हम ये डाटा देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने एक ओवर में 6 रन मारे हैं 5 ओवर्स तक। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी सोचने की थिंकिंग ये होगी कि एक ओवर में इनके 6 रन बन रहे हैं, हम अपने दिमाग को ऐसे समझा लेंगे। पर हो सकता है कि 2 ओवर में 24 रन हुए हों, उसके बाद 3 ओवर्स इतना गंदा खेला इन्होंने कि खाली 6 रन ही आ पाए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो रन रेट का मतलब ये होता है। तो ये रन रेट क्या है, ये भी एक तरीके का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है,
ये भी एक तरीके का रेट ऑफ चेंज है। ये रेट ऑफ चेंज किसका है कि जो बैट्समैन खेल रहे हैं, बैट्समैन अपने आप को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि वो स्कोर जो आ रहा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो आपका बताएगा रन रेट। अब सपोज अगर ये रन रेट 12 का हो जाए तो इसका मतलब है कि 12 रन जो है एक ओवर में बन रहे हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि 12 रन बन रहे हैं, लेकिन तब स्कोर यहाँ पर 5 ओवर्स में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 जब होगा तभी क्या होगा, 12 का रन रेट होगा। तो ये जो होगा ये भी एक तरीके का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या करता है, अब ये रन रेट तो आपको समझ आ गया। एक चीज और लिखी होती है, आप जब आईपीएल देखोगे तो उसमें एक और चीज लिखी होती है, बीच बीच में आती रहती है, वो एक्सपेक्टेड स्कोर एट रन रेट ऑफ। मान लो अभी रन रेट हमारा 6 का चल रहा था, ठीक है, अब 5 ओवर्स हो गए और आईपीएल में क्या है 20 ओवर्स होते हैं, तो 15 ओवर्स और बचे। तो 15 ओवर अगर और बचे और 5 ओवर में इन्होंने 30 रन बनाए और हमें रन रेट पता चल गया 6 का है, मतलब 6 रन जो है एक ओवर में हमको मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें कि 5 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं तो 30 रन तो ये वाले हमारे मिल चुके हैं हमको। अब ओवर्स कितने बचे हैं, 2020 में 20 ओवर्स बचे हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि आईपीएल का है T20 है, तो 15 ओवर्स बचे हैं। और अगर हम कैलकुलेट करें इस रन रेट के हिसाब से कितने रन और मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 15 ओवर्स हमारे बचे हुए हैं और 6 का रन रेट है, यानी कि 6 रन हमें एक्सपेक्टेड है कि अगर इसी तरीके से ये लोग खेलते हैं तो 6 रन जो है अगले ओवर्स में, अगले ओवर में 6 मिले, फिर उसके बाद 6 मिले, फिर उसके बाद 6 मिले, तो उस हिसाब से जो स्कोर होगा वो 90 रन और बढ़ जाएगा। तो 90 रन ये होगा, 30 रन ये होगा, तो जो एक्सपेक्टेड स्कोर है इस रन रेट पे, 6 के रन रेट पे 20 ओवर के बाद कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो ये हमको प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है कि आगे क्या वो जो रेट ऑफ चेंज है कितना जाता जा सकता है या कितना कम हो सकता है। तो जैसे कि यहां पर इन्होंने, जैसे हमने कैलकुलेट करा कि अगर 6 का रन रेट रहता है, कंटिन्यूस 6 का रन रेट रहता है, तो 20 ओवर के बाद जो टीम खेल रही है उसका स्कोर 120 होगा टोटल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रेट ऑफ चेंज का कितना बड़ा रोल है। ये हमको चीजें अप्रोक्सीमेट करने में हेल्प करता है, प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको रन रेट वाला एग्जांपल बताया, और वो जो खाना बनाने वाला था कि आपको अपने दिमाग में पता है कि मुझे इतना इतना टाइम हर चीज में लगेगा, तो आपको अपने चेंज होने का रेट पता है कि मैं किस हिसाब से किस काम को कितनी तेजी से कर सकता हूं, उस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल टूल है जो हमको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज कितनी देर में कितना चेंज होगी, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर जाते हैं। ये तो इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम रही कि रियल लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मैथमेटिकल टूल्स में इसको यूज कैसे किया जाता है। तो एक चीज आपको और समझनी है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो दो तरीके का हो सकता है, एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या है, सपोज आईपीएल था, मैच हुआ, एक टीम ने खेला, अपना पूरा स्कोर बनाया 20 ओवर में, तो 20 ओवर के बाद जितना जो रन रेट था वो आपका एवरेज में आ जाएगा। सपोज 20 ओवर्स में रन जो बने थे वो बने थे 120, ठीक है, तो रन रेट कितना हो गया, ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 6 का। ओके, तो ये जो 20 ओवर, यानी कि जब हम पूरे एक ज़्यादा बड़ी लेंथ लेते हैं किसी भी चीज़ की, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम लेते हैं, उसका पूरा एवरेज मतलब पूरा देखते हैं कि कब, मतलब कि इनिशियल से लेके फाइनल तक कितना टोटल चेंज आया, उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी कि 20 ओवर में अगर 120 रन बने, उसके बाद जब हमने देखा कि हाँ भाई कल मैच खेला था और सीएसके ने जो है 120 रन बनाए थे 20 ओवर में, तो 6 का टारगेट मिला, 6 का जो था रन रेट हो गया। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रन रेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने टीवी खोला, 5 ओवर पे जो रन रेट था वो कितना था, 6 का था। अब मान लो 6 ओवर पे मान लो 7 का रन रेट है, मान लो 9th ओवर पे देख रहे हो तो 11.33 का रन रेट है। तो ये जो सारे रन रेट होते हैं एट द मोमेंट, उस मोमेंट पर जिस टाइम आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सारे जो रेट ऑफ चेंज होते हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होते हैं। ठीक है, और इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जिसका दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है। मतलब अगर इंस्टेंटेनियस रेट मान लो 11.33 है, तो वहां से हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे मैच ऐसा होगा, ठीक है, या पीछे उन्होंने ऐसा मैच खेला होगा।
तो ये सारी जो चीज़ें हम एनालाइज करते हैं वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन जो है वो हमें वर्ड से पता चलता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पास कोई बड़ी सी चीज़ है, आपने उसका एक छोटा सा पीस लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का एनालिसिस करके आप ये बता सकते हो कि अगर हम उसको बड़ा करेंगे तो वो कैसा होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे आपने छोटी छोटी चीज़ों को मिलाया, उसको बड़ा करा और बड़ा करने के बाद उसको एनालाइज करा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मैंने क्या करा है, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। ये रेक्टेंगल की सपोज ब्रेथ जो है वो x है। ठीक है, और इस x में से dx जो है मैंने छोटी सी स्ट्रिप ले ली। देखो कभी भी हमें छोटी से छोटी क्वांटिटी दिखानी होती है तो उसके आगे हम d लगा देते हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। और कहीं पर डेल्टा भी लिखा होता है, तो डेल्टा जो होता है वो डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। d भी डिफरेंस के लिए होता है, लेकिन बहुत छोटे से डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो dx ब्रेथ की क्या ली मैंने, एक स्ट्रिप ली। अब मैं क्या करूं, इस स्ट्रिप को बाहर निकाल के एनालाइज करता हूं। ठीक है, तो ये dx ब्रेथ है और सपोज इसकी y लेंथ है, मैं यहां पर भी ये y लेंथ ले लेता हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा, तो डिफरेंशिएशन में तो मेरा क्या आ गया कि सपोज मेरे पास ये स्ट्रिप है, तो मैंने क्या करा, इसके छोटी सी स्ट्रिप ली, मतलब इसका टुकड़ा एक ले लिया। अब इसको अगर मैं एनालाइज करूं, ठीक है, एनालाइज करूं और मैं इसमें एक्सपेक्टेशन लगाऊं कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो मेरा डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये रेक्टेंगल हो सकता है, इस छोटी सी स्ट्रिप को देखकर। हो सकता है ये बड़ा रेक्टेंगल हो, छोटा रेक्टेंगल हो, कैसा भी हो सकता है, पर मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अगर मेरे पास छोटी छोटी स्ट्रिप्स मिल जाएं बहुत सारी, उनको मैं जोड़ दूँ एक लिमिट तक। सपोज अगर मुझे लिमिट डिफाइन कर दी गई कि आपको इतनी ब्रेथ तक जोड़नी है, सपोज 20 मीटर तक की स्ट्रिप्स जोड़नी है, मतलब एक स्ट्रिप ली, दूसरी ली, तीसरी ली, आप तब तक लो जब आपकी 20 मीटर हो जाए। तब जो मुझे चीज़ मिलेगी, क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद मुझे जो चीज़ मिली, मैं वो एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के का मतलब को कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत हमको फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, और इसके फॉर्मूले और करने का तरीका। तो सपोज अब जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे इसको, तो फिजिक्स में कैसे यूज़ होगा ये। तो देखो हमें वहाँ पर क्या दिया होगा कि सपोज कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की आपको इक्वेशन दी होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी। सपोज अगर मैं 0 सेकंड रखूंगा तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। और सपोज अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 + 4 यानी कि 7 मीटर्स होगी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की सपोज इक्वेशन दे दी। अब आपको बोला कि इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट टाइम t = 3 सेकेंड्स। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अब क्या है, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पर भी हमको कोई भी चीज में रेट ऑफ चेंज जब कैलकुलेट करना होगा तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि dt। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, टाइम में कितना चेंज आ रहा है, उससे हमको पता चल जाएगा कि उस पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। तो इसलिए यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। सपोज आपको वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी का फंक्शन मान लीजिए आपको दे दिया कि 6t + 4। ठीक है, वेलोसिटी का फंक्शन आपको दे दिया, आपको बताया गया कि वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में वेरी करती है। और आपसे पूछ लिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो एट t = 3 सेकेंड, ये बोल दिया गया आपसे। तब आप क्या करोगे, आपको रेट ऑफ चेंज पता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी पता है आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ds
बाई डी टी इज इक्वल टू 6t+4, क्योंकि भाई वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमने यहां पर देखा था। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ds इज इक्वल टू 6t+4 इंटू डी टी, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब देखो ये ds क्या है, छोटा सा चेंज है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अगर मुझे इस छोटे से चेंज से, देखो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, छोटी सी कोई स्ट्रिप होती है, उन सब स्ट्रिप को मिला के अप्रोक्सीमेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये ds क्या है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है छोटे से टाइम में। अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि 3 सेकंड में कितनी होगी, ठीक है, 0 से 3 सेकंड जब मैं चला जाऊंगा आगे, तो मैं कितना डिस्प्लेस होऊंगा या कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, तो वो कैलकुलेट होगा हमारा इंटीग्रेशन से। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन का साइन होता है ये बड़ा सा s, ठीक है, ऐसा ये। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया मैंने और ये इधर dt लगा दिया, इस तरह भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब क्या होता है कि इंटीग्रेट कर दो जब आप छोटी सी क्वांटिटी को, तो वो पूरी क्वांटिटी बन जाती है। ds को इंटीग्रेट करने पे क्या बन जाएगा, पूरी क्वांटिटी यानी कि s, क्योंकि ds कहते हैं छोटी सी क्वांटिटी, इंटीग्रेट करने पे बन जाएगी पूरी क्वांटिटी। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6t+4 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, कि मतलब क्या तरीका होता है इसको इंटीग्रेट करने का। इंटीग्रेट करने के बाद जब हम इसमें लिमिट रख देंगे या टाइम की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। अब हम देखने जाते हैं कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, उसको करते कैसे हैं मैथमेटिकली, और उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, और उसी तरीके से इंटीग्रेशन। और ये वाली प्रॉब्लम जो है फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, उनको कैसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले मैं आपसे सबसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई मेरा लेक्चर देखते हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको पूरा देखो, तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा मत करा करो कि 1-2 मिनट देखी और फिर छोड़ दिया। एक बार पूरा देखो अच्छे से, तभी अच्छे से सब चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अच्छे से देखते हैं उनको समझ आता भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी पूरा लेक्चर देखा करो, पूरा देखा करो एंड तक, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपसे स्किप ना हो, क्योंकि स्किप होगी फिर वो ये कि जैसे आपको बेसिक क्लियर करने हैं तो नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला है, देखो d/dx ऑफ, देखो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं d/dx, जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये क्या होता है, नीचे जो वेरिएबल दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर d/d ऑफ x दे रखा है, तो ये x है, तो यहाँ पर भी जो टर्म होगा वो x के फॉर्म में ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर सपोज यहाँ पर y है, z है या कुछ और है x के अलावा, तब आपको उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई भी अगर और वेरिएबल है, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेरिएबल हमारे फंक्शंस में यूज होते हैं जो वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे x y z जो है ये वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग जनरली, और a b c या p q r ये सारे जो होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल होता है तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंशिएट करने से पहले नीचे ये वाली चीज़ देखो, बेस, और ये वाला जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये x है ये भी x है, दोनों सेम होने चाहिए। अब सपोज x की पावर n है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है n x की पावर n-1, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं होता कोई बात नहीं, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, क्या करो। सपोज x² आ गया, ठीक है। अब जितनी पावर है इसकी, जितनी भी पावर है उस पावर को लिख दो आगे, ठीक है। अब लिखो ये वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यानी कि x लिखा। अब क्या करो, जितनी पावर है उसमें से 1 घटा दो। 1 घटाने, 2 में से 1 घटाए तो क्या मिला हमें, 1। तो ये क्या आ गया, 2x की पावर 1, और किसी की पावर 1 उतने के बराबर होती है तो हम इसको सिंपली 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है कि d/dx ऑफ a यानी कि कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। a हमारा सपोज कोई कांस्टेंट है वो। अब मान लो अगर मैं बोलूँ कि d/dx ऑफ 100 निकालो, 100 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। 5 निकालो, 5 का डिफरेंशिएशन निकालो x के रिस्पेक्ट में, तो 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 आएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब d/dx ऑफ a x की पावर n। अब सपोज क्या है, ये कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में होगा किसी वेरिएबल के साथ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये तभी एप्लीकेबल है जब कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो वो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, और डिफरेंशिएशन हम सिर्फ वेरिएबल का करते हैं। तो a बाहर आ गया और d/dx ऑफ x की पावर n हो गया। एग्जांपल देखो, सपोज 5x² का करना है, तो 5 यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, ठीक है, 5 क्या बाहर आ गया।
अब ये मत सोचना कि यहाँ पर 5 था तो हमने 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन क्या कांस्टेंट का 0 होता है, क्योंकि भाई वो कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ, तो हम उसको पहले बाहर करेंगे। अगर वो खाली सिर्फ कांस्टेंट होता, उसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा नहीं होता मल्टीप्लाई में, तो हम उसको नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर का अभी देखा हमने 2x होता है, तो 5 × 2x कितना हो जाएगा, 10x हो गया। उसके बाद देखो चौथे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सपोज आपको बहुत सारे टर्म्स दे रखे, वेरिएबल टर्म्स, उनके बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। यानी कि x³ का अलग से डिफरेंशिएशन करो, 4x² का अलग से करो। देखो 4x² का अलग से करोगे, 4 मल्टीप्लाई में x² के साथ, तो 4 बाहर आ जाएगा, हमें डिफरेंशिएशन किस करना पड़ेगा, सिर्फ x² का। उसी तरीके से -3x है तो 3 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x हो गया, और ये साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि dx/dx क्या होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकालोगे ना तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि किसी का भी डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने पहले 4 फॉर्मूले जो थे वो देख लिए थे, और उसके बाद ये काफ़ी 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब एक तरीके से रूल हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसे सपोज आपको 2 फंक्शन है u और v, उनका सपोज या तो प्रोडक्ट दिया है या फिर आपको उसका डिवीजन के फॉर्म में दे रखा है। तो अगर उसका प्रोडक्ट दिया है, सपोज u और v 2 फंक्शन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, u और जो v एक कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन जो होंगे वो इस वेरिएबल के होंगे। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ये दोनों वेरिएबल्स भी होंगे। तो अगर सपोज ये प्रोडक्ट में होते हैं u.v, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि ये वाला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि v का, प्लस सेकंड फंक्शन ये यहाँ पर आ गया, और डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो u d/dx ऑफ v प्लस v डॉट d/dx ऑफ u। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से इसको बताता हूँ। सपोज x² इंटू साइन एक्स है, मैंने जैसे कि बताया u और v के इसी वेरिएबल के फंक्शन हो गए। जैसे ये x है तो ये x² हो गया, और ये साइन x है, तो दोनों क्या है, ये x के फंक्शन है। ठीक है, ये स्क्वायर का फंक्शन हो गया इसका, और ये साइन का। तो इसके हिसाब से लगाते हैं, पहले वाले फंक्शन को हम u कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे वाले को v कंसिडर कर लेते हैं। तो पहला क्या लिखना है, u यानी कि x² आ जाएगा, इनटू d/dx ऑफ v यानी कि d/dx ऑफ v हमारा sin x है, तो d/dx ऑफ sin x आ गया, प्लस v, ये देखिए v है तो v मतलब क्या है, sin x है, तो sin x आ गया, इनटू d/dx ऑफ u हमारे गया x², तो d/dx ऑफ x² आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x²। अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है sin x का, ये होता है cos x। ये मैं आपको अभी फॉर्मूलाज बताऊंगा, टेबल बताऊंगा कि किसका क्या होता है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो x² इंटू cos x प्लस sin x ऐसे ही रहेगा, इंटू d/dx ऑफ x² है। x² का मैंने आपको करना बताया था, क्या करना होता है, पावर जो भी हो आगे आ जाती है और वो वेरिएबल लिख देते हैं, उसके बाद उसकी पावर उतनी हो जाती है जितनी इसकी है, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो 2 है तो 1 हो जाएगी, तो 2x हो गया ये। तो ये हो गया x² इंटू cos x प्लस 2x को हम पहले लिख लेंगे इंटू sin x, तो ये आपका हो गया। ठीक है, उस तरीके से आप डिवाइड वाला देखेंगे कि अगर रेशियो में दे रखे हैं 2 फंक्शन तो कैसे होता है। तो सेकंड फंक्शन यानी कि जो नीचे वाला है, जो डिनोमिनेटर है उसको पहले लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। ठीक है, u/v है तो v डॉट d/dx ऑफ u माइनस u यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, d/dx ऑफ v यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अपॉन v² यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लेंगे। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैंने 2 फंक्शन लिए, u मेरा x² है और v जो है वो sin x है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले क्या लिखना है हमको, v लिखना है। v ये नीचे वाला फंक्शन है तो v यानी कि sin x आ गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन या जो न्यूमरेटर है, तो d/dx ऑफ u लिख लिया मैंने x² माइनस x² यानी कि जो ऊपर वाला फंक्शन है यानी कि u। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि जो नीचे है, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ क्या आ गया, sin x आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये जो v था आपका मतलब डिनोमिनेटर जो है इसमें फंक्शन में उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो sin x का स्क्वायर आ गया। अब ये sin x हो गया, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, माइनस x² और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो गया। इस sin x का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। आप sin x का होल स्क्वायर लिखो या sin स्क्वायर x लिखो। 2x, तो अब क्या गया, 2x को पहले लिख सकता हूँ मैं, तो 2x इंटू साइन एक्स माइनस x² इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे सपोज साइन एक्स का होल स्क्वायर जो है
उसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जो पावर 2 है ये ऐसे भी लिखी जाती है। कई बार क्या होता है, फंक्शन सपोज आपको ऐसे दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो ये जो साइन एक्स स्क्वायर है इसका मतलब होता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का हम साइन निकाल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। तो आपको इस साइन स्क्वायर एक्स से और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर से दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो दोनों है ये सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर साइन एक्स निकालने के बाद उसका स्क्वायर करा गया है, मतलब मैंने साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी और फिर मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन ये चीज़ क्या है कि आपने पहले एक्स का स्क्वायर करा फिर उसका साइन निकाला, तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर का मतलब होता है ये साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब पहले साइन एक्स निकाला फिर उसका स्क्वायर करा। लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स का पहले आपने स्क्वायर करा और फिर उसका साइन निकाला, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो यहाँ पर आपको कभी भी डाउटफुल नहीं होना कि ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसके बाद और जो फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखने जा रहे हैं, ठीक है। हमने 6 फॉर्मूले पहले देख लिए। ये जो है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं और कुछ ये लॉग वाले एक्सपोनेंट वाले हैं। तो देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखिए मैं एक चीज़ फिर से दोबारा बताता हूँ कि अगर ये यहाँ पर x है, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये फंक्शन भी x का ही होगा, यानी कि साइन है तो साइन किसी x की फॉर्म का ही होगा। ये साइन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, लेकिन x ज़रूर होगा उसमें, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखना है आपको। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब सपोज आपके पास ए टू द पावर एक्स है। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है, सपोज अगर हम किसी कांस्टेंट का कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं, तो वो 0 आता है। लेकिन ये सिर्फ ए नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है। ए की पावर क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि ए की पावर एक्स आप एज इट इज लिख दीजिए और लॉग आ जाता है इसका ए का जो बेस है, ठीक है। ये क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट है। सपोज मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। आपको सपोज ये कैलकुलेट करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर एक्स यानी कि ए की पावर एक्स हो गया इंटू ln 5, मतलब 5 का लॉग निकालना है जिसका बेस ई होगा। क्योंकि लॉग ई का मतलब मैंने पहले भी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था, लॉग ई का मतलब क्या होता है, ln होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई की पावर एक्स का कोई चेंज नहीं आता। ई की पावर एक्स के जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एज इट इज रहता है ई की पावर एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर लॉग एक्स निकालें, ठीक है, लॉग बेस ई एक्स निकालें, मतलब ln एक्स निकालें, तो हमें मिलता है 1 बाई एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो भी यूज़ होंगे बस इतने ही फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा कहीं पर भी यूज़ नहीं होने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। और देखो जैसे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था तोड़ना होता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट चीज़ें हैं, ये ऑपोजिट फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे कॉस एक्स मिलता है, लेकिन अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। माइनस साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। मतलब अगर राइट हैंड साइड की वैल्यूज का मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, तो मुझे लेफ्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सपोज ये है सेक एक्स टेन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ सेक एक्स मिलेगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था एक कार वाला, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट की टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन दे रखी है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उसकी वेलोसिटी निकालो 3 सेकंड पर। तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये होता है ds बाई डी टी। तो अब क्या करना है आपको, d बाई डी टी ऑफ s की वैल्यू जो भी है ये t के रिस्पेक्ट में है, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था अगर इनको डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें वहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन नहीं पता था कैसे करते हैं, लेकिन अब हमको आगे समझ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में प्लस या माइनस साइन है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और टी स्क्वायर का देखिए क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। आप उसको उसी मेथड से करिए जैसे मैंने आपको बताया था। ये पावर आ जाएगी आगे और इसकी पावर हो जाएगी एक कम, ठीक है। तो 2t हो गया। अब 3 इंटू 2t हो गया ये +4। अब मैंने आपको बताया था किसी का भी डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। कोई भी वेरिएबल अगर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx/dx हो गया, dy/dy हो गया, dt/dt हो गया, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 1। और अगर आप इस मेथड से भी करना चाहते हैं फॉर्मूले से तभी आपको 1 मिलेगा। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब 3 इंटू 2t कितना होता है, 6t +4, इतना आ गया। ये मिल गई हमको वेलोसिटी की इक्वेशन ये। अब आपसे पूछा कि वेलोसिटी निकालो 3 सेकंड पे, तो इसमें t की जगह कितना रखना है, हमको 3 रखना है। तो हमको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 6 इंटू 3 +4, 6 3 18 +4 इज इक्वल टू 22। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी पता चल गई इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से 3 सेकंड पर। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काफ़ी सारे मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी रहती भी है इनकी पूछे जाने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं हम। तो देखिए सपोज इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x + c हो जाएगा। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हम जब कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और आपको ds की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये क्या वैल्यू देगा, कंप्लीट वैल्यू दे देगा x। तो उसी तरीके से है कि अगर dx को इंटीग्रेट करेंगे, dx का एक छोटा सा पार्ट है, पूरा जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो उसकी पूरी वैल्यू देगा, यानी कि x के बराबर देगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये c क्या है। c एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप अगर कुछ लिमिट तक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल वाला जो हमने केस लिया था, सपोज ये छोटी सी स्ट्रिप थी। अब मैं क्या करूँ, बहुत सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दूँ, मैं चाहूँ तो इन्फाइनाइट स्ट्रिप्स को जोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लिमिट दे रखी है कि भाई आपको क्या करना है, ये जो ब्रेथ है ये ब्रेथ 22 सेंटीमीटर तक आनी चाहिए, तब तक इसको जोड़ो, ठीक है। जब 20 मतलब एक स्ट्रिप जोड़ी, सपोज ये 1 सेंटीमीटर की है, इसके बाद एक और जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक, ऐसे करता हुआ मैं जोड़ता गया। अब सपोज जब मेरे को लिमिट दे दी गई कि आपको 22 सेंटीमीटर जब ब्रेथ आ जाएगी आपको रुक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 22 स्ट्रिप जोड़ूंगा तब मेरे को जो ब्रेथ मिलेगी 22 सेंटीमीटर की मिलेगी। तो इसे कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब हमने एक लिमिट में काम करा। लेकिन अगर आपको ये लिमिट नहीं दी गई है कि भाई 22 सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया, आपको बोला बस जोड़ते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इन्फाइनाइट तक चले जाऊँ, बहुत बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा, इन्फाइनाइट लेंथ है, उसका कोई मेजर ही नहीं होगा, उसकी कोई ब्रेथ लिमिट ही नहीं होगी, चलते जाओगे बनता जाएगा, चलते जाओगे बनता जाएगा। तो उस चीज़ को हम c लिख देते हैं, ये c कि हमने इंटीग्रेट करा, कहीं तक करा, लेकिन ये c क्या है, ये c उसी चीज़ को बताता है कि कितना दूर तक गया ये, मतलब इन्फाइनाइट है, कितनी भी दूर तक जा सकता है, वो ये c डिसाइड करता है। अगर आपको ये लिमिट दे दी गई, मतलब बता दिया गया कि आपको 22 सेंटीमीटर तक करना है, तब आप कंफर्म हो गए हो, श्योर हो गए हो कि हाँ भाई 22 तक करना है, तब ये c नहीं आएगा, तब ये लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक की, ठीक है, तब ये c नहीं आएगा। तो सपोज लिमिट अगर नहीं दी है, ठीक है, लिमिट अगर नहीं दी है तो ये c जरूर आएगा। ये c दिखाता है कि ये कांस्टेंट जो है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, वो इनफाइनाइट चीज़ को दिखाता है कि हाँ ये चीज़ जो है इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो उसको उसके आगे हमने c लगा के उसको एक तरीके से रोक दिया है। आपको बस इतना समझना है, ठीक है। अब सपोज a डॉट dx है, तो उसका हो जाएगा, देखो a क्या है, इंटीग्रेशन में भी यही होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है, a कांस्टेंट है, dx के साथ मल्टीप्लाई है, तो a को हम जब बाहर निकाल देंगे, a ऐसे बाहर निकाल दिया, फिर अंदर क्या बचेगा dx, तो dx का हमने देखा x प्लस c होता है, तो ax प्लस c हो जाएगा, ठीक है। सपोज एग्जांपल ये है 5dx आपको दे रखा है, तो 5 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो गया, तो ये क्या आ गया 5x प्लस c। अब सपोज x की पावर n दे रखा है, जैसे हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन देखा था कि वहाँ क्या करते थे, जो पावर होती थी उस पावर को पहले लिखते थे, x लिखते थे और फिर उसकी पावर 1 कम कर देते थे। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। वैसे फॉर्मूला तो ये है कि x की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है।
देखो डिफरेंशिएशन में क्या करना होता था, सपोज अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स क्यूब को, तो मैंने आपको बताया था ये पावर जो है पहले लिख दो जो भी है, फिर ये टर्म लिखो जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स, और इसकी पावर एक घटा दो यानी कि 2 आ गई, तो ये 3x² हो गया। अब इंटीग्रेशन में ये होता है कि सपोज एक्स क्यूब आपको दे रखा है, तो जितनी पावर है उतनी पावर में से एक बढ़ा दो, तो x की पावर 4 हो गया, और जितनी ये पावर आई बढ़ाकर उतने से डिवाइड कर दो, तो ये इसका आंसर हो गया, ये प्लस सी भी आएगा इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। x की पावर 3 है, पावर में एक बढ़ा दो, क्या आ गया 4 आ गया, और जितना ये पावर बढ़ाकर आया है उतने से उसको डिवाइड कर दो, तो x की पावर 4/4 प्लस सी आ गया। ठीक है, अब ये वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो जो हमको वहां पर डिफरेंशिएट करके मिला था पिछली टेबल में, उसी का क्या करा हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमको लेफ्ट वाली साइड मिल गई। जैसे साइन एक्स, देखो हमने ये पढ़ा था कि जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, d/dx ऑफ कॉस एक्स, ये जो होता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब माइनस तो इधर भेज दो इधर भेज दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या करा, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा, तो सपोज अगर मैं इधर इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे कॉस एक्स मिल जाएगा, लेकिन माइनस साइन एक्स का करूंगा, लेकिन अगर मैं खाली साइन एक्स का कर रहा हूँ तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि माइनस साइन जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी ले सकते हो आप। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये पूरी टेबल्स पिछली वाली टेबल की उल्टी है। ठीक है, और कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स मिलता है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो गया, tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएट करने पे हमको ये मिलता है सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स का है, लेकिन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे हमको क्या मिला था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस हमने इधर नहीं लिया, हमने इधर कर दिया उसको शिफ्ट। ठीक है, उसी तरीके से सेक एक्स tan x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कोसेक एक्स। जब हमने पिछली टेबल में करा था तो यहाँ पर खाली कोसेक एक्स का करा था और हमको क्या मिला था, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये माइनस इधर आता तो माइनस हमने क्या करा, उधर ही रहने दिया। ठीक है, और ये देखा था हमने कि log x का क्या होता है, 1/x होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका 1/x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, log x, यानी कि ln x log बेस e। ठीक है, e की पावर x मैंने बताया था कुछ चेंज नहीं आता, जब डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं आता तो इंटीग्रेशन में भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो e की पावर x dx का क्या हो गया इंटीग्रेशन, e की पावर x। एक और पढ़ा था हमने कि d/dx ऑफ a की पावर x जो होता है वो ये होता है a की पावर x अपॉन ln a, ये पढ़ा था हमने। अब क्या करा मैंने मैंने ये करा कि क्या बोलते हैं, मैं इसका निकाल रहा हूँ कि सपोज अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है, या मैं log n को क्या है ना यहाँ से इधर भी भेज सकता हूँ मल्टीप्लाई में। तो ये मेरे यहाँ पर सपोज मल्टीप्लाई में आ गया इधर इसके साथ d/dx ऑफ, ये नहीं है, ठीक है, log a को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर खाली a की पावर x बचा। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन जब करूँगा तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये a की पावर x, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट। तो देखो हमने ना डिफरेंशिएशन में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब मैं क्या करूँ, इधर इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी, वही करें यहाँ पर a की पावर x log a को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, a की पावर x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए। ये सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इनको अच्छे से याद करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, आपके नीट एग्ज़ाम तक ये काम आएंगे, जब तक आप पूरी फिजिक्स पढ़ते रहोगे कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेंगे। तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आया, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उससे बचने के लिए आप इसको जितनी जल्दी अच्छे से रट लें, याद कर लें, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इन फॉर्मूले को तो देखो, फॉर्मूला तो ऐसी चीज़ है कि वो आपको याद करना ही पड़ता है। हम आगे फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी कोई फॉर्मूला आएगा तो वो हमें याद करना पड़ेगा। जहाँ पर कंसेप्ट समझने की बात होती है वहाँ मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो हमारा मैंने एग्जाम्पल वो करा था स्टार्टिंग में, उसको इंटीग्रेट करना बताया था कैसे करते हैं। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताया था जो कि सपोज अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में और आपसे वेलोसिटी पूछी, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि तब तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। लेकिन सपोज हमको अगर वेलोसिटी दे दी है और अगर हमसे पूछी कि डिस्प्लेसमेंट निकालो आप 3 सेकंड पे, तो आप क्या करोगे, तो आप उसका उल्टा यूज़ करोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सॉरी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें ये पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt होता है,
तो मैंने इसको v की जगह ये लिख लिया इज इक्वल टू 60 + 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, dt को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ds इज इक्वल टू 60 + 4 ब्रैकेट में लिख लिया इंटू dt हो गया। अब मैंने आपको बताया था अगर मुझे ds का s चाहिए, मतलब कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो इंटीग्रेट जब भी हम करते हैं तो एक साइड नहीं कर सकते, हमको दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल कोई भी दोनों चीज़ें हैं आपको उनको बराबर ही रखना है आगे भी, तो दोनों तरफ सेम ही ऑपरेशन लगाना पड़ता है। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 से डिवाइड कर रहे तो इधर भी 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन कर रहे तो राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 60 + 4 इंटू dt। ओके, अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो गया, ठीक है, क्योंकि छोटे से का हमने क्या करा, पूरा बना दिया तो s आ गया। अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में भी क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 60 dt तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो ज़रूर आगे लिखना। तो dt के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करें तो 60 क्या आ गया, dt आ गया, बीच में क्या प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी ज़ीरो नहीं होता, ओके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ a dx क्या होता है, ax + c, ठीक है, अभी पिछली वाली टेबल में। तो अब देखो यहाँ कांस्टेंट है तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, t dt हो गया, प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 4 dt हो गया, क्योंकि इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल के करोगे, ये हो गया, ठीक है। अब dx का हमें पता है क्या होता है, x होता है, तो a × x हो जाएगा, प्लस c आ गया, तो ऐसे इसका आंसर आता है, ठीक है। अब 6 इंटीग्रेशन ऑफ t + 4 dt, ठीक है। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं 6 इंटीग्रेशन ऑफ t करना है। तो देखो t की पावर कितनी है, 1 है। मैंने बताया था जो वेरिएबल है उसको ऐसे ही लिखो, जितनी पावर है उसमें एक बढ़ा दो, यानी कि 1 थी पावर यहाँ तो 2 हो गई, और जितनी पावर बढ़ाकर है उससे डिवाइड कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया, t का इंटीग्रेशन हो गया। अब प्लस कर दो। अब ऐसा है ना, जब ये सारी चीज़ें सॉल्व करोगे तो आप बार बार c मत लिखना, c की यहाँ पर ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो हमको ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है कि t = 3 सेकंड पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हम c का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक लिमिट दे दी है, हमें एक पॉइंट दे दिया गया है कि यहाँ पर आप बताओ, ठीक है। प्लस 4 इंटीग्रेशन dt का क्या आ जाएगा, 4t, इतना आ गया। इसको 2 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 3 टाइम्स, तो ये मेरे को क्या मिल गया, 3t² + 4t। अब आप ये इक्वेशन को अपनी पिछले वाले इक्वेशन से मैच करोगे, जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली थी। वहाँ पे हमने क्या करा था, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी, तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी। मैंने यहाँ पर क्या करा, वेलोसिटी की इक्वेशन वही ली, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी वही आएगी अगर हम उसका उल्टा फंक्शन ऑपरेशन लगा देंगे। यानी कि वहाँ डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको ये मिल रहा था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है, आप मैच कर सकते हो। तो अब ये आ गया। अब हमसे पूछा कि 3 सेकंड में निकाल लो, तो बस t = 3 सेकंड रख दो, तो क्या आ जाएगा, 3, ये 3 का स्क्वायर + 4 × 3, तो ये आ गया 3 3 9 3 27 + 4 3 12, तो ये आ गया आपका 39। तो ये जो 39 क्या आ जाएगा, मीटर, ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा है, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, इतना सफिशेंट है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए कि मतलब जो भी फिजिक्स में हमारी बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ होनी है, इतना कर लो, आपके लिए सफिशेंट हो गया है। अब इसके बाद हमें कोई भी मैथमेटिकल टूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। पिछली वीडियो में भी हमने लॉगरिदम और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उससे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताए थे, पावर्स वगैरह के बारे में बताया था कैसे करते हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये भी हमारा आसानी से ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जितने मैक्सिमम कर सकते हो शेयर करो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पर नए जुड़े हो मुझसे, तो आगे रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दो, ताकि मैं उस डाउट को सबके लिए सॉल्व करूँ, ताकि उनको भी एक नई चीज़ पता चल पाए। अगर आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन नहीं सिखाई गई है, ये कैसे करता है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं वो उसके लिए वीडियो, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको बता दूँगा, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। और अब बहुत तेज़ी से कोर्स होगा इसके बाद एक बस इसकी वीडियो रह गई है, डायमेंशनल फार्मूला और एरर एनालिसिस, ठीक है।
इसके बाद एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की। उसके बाद आपका बचता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये बचते हैं दोनों। तो ये दोनों हम कभी बाद में कर लेंगे, मैं उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वो करने के बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करे थे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है मैं पूरी एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। हम ज़्यादा डेरिवेशन तो हमको करने नहीं है, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन का हमारा कोई काम नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बताऊंगा, उनको यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।